इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स के लॉज, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यानी जंक्शन लॉ। तो हम समझते हैं कि जंक्शन होता क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है और इस पॉइंट पर ऐड होकर के इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग जंक्शन। ये है जंक्शन। और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे आकर के करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है और बाकी यहाँ पे जा रहा है। और तीनों पार्ट्स में से आकर के करंट दोबारा से इस पॉइंट पे मीट करता है। तो ये भी जंक्शन है और ये भी एक जंक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ पे आ रहा है यहाँ से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर फिर से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर दोनों मीट होकर फिर से करंट बन रहा है एक। यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो जहाँ पर भी करंट डिवाइड होता है या फिर जहाँ पर मीट करता है उसे हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो ये भी एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है। तो जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर करंट या तो मीट करता है या फिर डिवाइड करता है। अब हम समझते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर। तो ये बन गया टोटल 10 एम्पियर। और ये 10 एम्पियर डिवाइड हो रहा है 6 में और 4 में। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल है। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, क्योंकि जंक्शन है। इस जंक्शन पर टोटल करंट यानी आने वाला करंट और माइनस कर देंगे जाने वाला करंट, वो ज़ीरो होगा। तो जंक्शन पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट का सम ज़ीरो होगा। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज ज़ीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एल्जेब्रिक सम इसे कहते हैं समेशन। समेशन ऑफ करंट एक जंक्शन पर ज़ीरो होगा। अब हम जानते हैं करंट होता क्या है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर 1 सेकेंड की बात करें तो जितना चार्ज 1 सेकेंड में इस पॉइंट पे आता है उतना ही 1 सेकेंड में यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है, ये जो जंक्शन लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। कहीं से भी करंट एक्स्ट्रा आ नहीं सकता, ना ही कहीं पर लीक कर सकता है और ना ही कहीं पर जनरेट हो सकता है। जितना चार्ज 1 सेकेंड में किसी पॉइंट पे आ रहा है उतना ही 1 सेकेंड में यहाँ से जा रहा है। चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये था फर्स्ट लॉ। अब हम समझते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं। तो पहले समझते हैं लूप होता क्या है। लूप होता है क्लोज्ड पाथ। लूप इज अ क्लोज्ड पाथ। सर्किट का क्लोज्ड पाथ को हम लोग कहते हैं, क्लोज्ड पाथ को कहते हैं लूप। तो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, घूम करके उसी पॉइंट पर दोबारा से आ जाते हैं, तो एक लूप बन गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से चलते हुए ऐसे चल करके ये एक लूप होता है। और इसी तरीके से अगर हम ऐसे जाएं, बाहर बाहर जाएं, ऐसे करके जाएं, तो ये भी एक लूप है। जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म कर दिया। ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करके घूम करके वापस यहीं पर आएंगे, ये भी एक लूप है। यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूम करके आएंगे, ये भी एक लूप है। तो ये भी एक लूप है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ लूप। तो लूप इज़ अ क्लोज्ड पाथ। यहाँ भी कह सकते हैं इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर क्लोज्ड पाथ को कहते हैं लूप। अब हम समझते हैं लूप लॉ। तो यहाँ हम देख रहे हैं अपनी बैटरी हम जानते हैं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से एक हमारी जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इस तरीके से। और मान लो हर कूलॉम के लिए हमारी बैटरी खर्चा करती है 30 जूल्स का। तो जो हमारे जो चार्ज हैं 30 जूल पर कूलॉम एनर्जी लेकर के जाएंगे। यहाँ पर जो चार्ज पहुँच रहे हैं हर कूलॉम 30 जूल लेकर के आ रहा है।
जैसे यहाँ से दिखाई दे रहा है। मान लो इस वाले रेजिस्टेंस में कुछ खर्चा हो गया इस रेजिस्टेंस में से जाने की वजह से, तो मान लो अगर इसमें 5 जूल पर कूलॉम का खर्चा होता है, 5 जूल हमारा खर्च हुआ तो हमें बचेगा 25 जूल। यहाँ पर 25 जूल मिलेगा हर कूलॉम के लिए, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो 5 जूल का यहाँ पर कूलॉम खर्चा हुआ तो 5 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप इसमें मानी जाएगी और हमारे पास बच गया 25 जूल फॉर एवरी कूलॉम, यानी इस पॉइंट पर वोल्टेज होगी 25 वोल्ट। अब आगे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। मान लो इसमें 4 जूल पर कूलॉम खर्चा हुआ, यानी कि इस रेजिस्टेंस में 4 वोल्ट पर कूलॉम 4 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हुई, तो बची हुई वोल्टेज हमारे पास होगी 21 जूल पर कूलॉम, यानी 21 वोल्ट। अगले रेजिस्टेंस में मान लो 11 जूल पर कूलॉम का खर्चा हुआ, तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगी 11 वोल्ट, तो बच गई हमारे पास जो वोल्टेज आगे रास्ते के लिए 10 जूल पर कूलॉम, यानी 10 वोल्ट। और लास्ट वाले रेजिस्टेंस में अगर 10 जूल पर कूलॉम का खर्चा हुआ तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुई 10 वोल्ट। लास्ट में हमारे पास बच गई 0 जूल, यानी ये वाला जो एंड है ये वाला 0 वोल्ट पे आ गया। तो ये 30 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पे है। यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे दोनों टर्मिनल्स के बीच का भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम 30 वोल्ट लेकर के चले पर कूलॉम, या यूँ कह सकते हो कि 30 जूल पर कूलॉम हम एनर्जी लेके चले। 5 एक रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुई, 4 दूसरे में, 11 तीसरे में, 10 चौथे में और अंत में हमारे पास बच गई 0। यही हिसाब किताब हमें लूप लॉ में दिखाना होता है, यानी कि जो एनर्जी हम लेके चले हैं वो सब में बट जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन दिखाना है कि हमें हमारे जो लूप है, हमारे लूप में एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। अब हम वैल्यूज़, जनरल वैल्यूज़ ले लेते हैं। मान लो हमारा जो ईएमएफ है सोर्स का, उसका ईएमएफ है ई, और पहले रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होती है V1, दूसरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होती है V2, तीसरे में V3, चौथे में V4। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि जो हमारा सोर्स है उसकी ईएमएफ में से V1 पहले रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुई, दूसरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हुई, तीसरे रेजिस्टेंस में V3 वोल्टेज ड्रॉप हुई और चौथे में V4 ड्रॉप हुई। माइनस का मतलब ये है कि हमारी एनर्जी घटती जा रही है और लास्ट में हमारे पास 0 बचेगा। यही यहाँ पर दिखाया है। अगर हमारे सर्किट में करंट I फ्लो करता है तो V1 को हम लिख सकते हैं IR1 और V2 को लिखेंगे IR2, V3 को IR3 और V4 को IR4। तो अगले स्टेप में यही लिखा है कि V1 को हमने यहाँ पर IR1, V2 को IR2, V3 को IR3, V4 को IR4 लिखा और ये बनेगा 0 के इक्वल। तो ये हमने लूप लॉ को यूज़ किया। तो हम समझ रहे हैं किस तरीके से लूप लॉ को हमें अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई करना है। अब एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर एक और, ये हमारे पास सर्किट है, इसमें ये हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ E2 है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ E1 है और बाकी सारे R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस हैं। हम इसके अंदर करंट की अपनी मन मर्जी से कोई भी डायरेक्शन देंगे। मान लो हमने ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है, हम अपनी मर्जी से देंगे, करंट की डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर नहीं दी तो हम अपनी मर्जी से दे लेंगे। तो ये हमने करंट की डायरेक्शन दी है। दूसरा हम लोग चूज़ करेंगे कि इस लूप में हम लोग जाएंगे कैसे। तो इस लूप में जाने के लिए हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं। तो मान लो हम लोगों ने अपना जो रास्ता चूज़ किया है वो ऐसे वाला रास्ता चूज़ किया। इस तरीके से हम लोग जाना चाहते हैं और जाने की मर्जी भी हमारी अपनी होती है, चाहे हम जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हैं और चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ। मान लो हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस मिला R1, इसकी वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे क्योंकि हमारे सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे R1 की वोल्टेज ड्रॉप जो कि होगी IR1। अब हम देखेंगे हम जा इस तरफ रहे हैं और जो हमने करंट लिया है वो भी इसी तरफ फ्लो कर रहा है। तो जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ ही करंट फ्लो कर रहा है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका साइन लेंगे पॉजिटिव। फिर आगे चलेंगे। आगे चलते हुए हमें मिली बैटरी और बैटरी का पहले दिखाई दिया नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लिखेंगे बैटरी की वोल्टेज E1। और क्योंकि हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सामने दिखाई दिया है तो हम उसका साइन लिखेंगे नेगेटिव में। फिर आगे चले, आगे चल करके हमें मिला एक और रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अंदर हम जा रहे हैं ऐसे, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप IR2
और क्योंकि हमारे जाने का रास्ता, हमारे जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखेंगे। फिर मिला R3 वोल्टेज ड्रॉप लिखी, IR3, और यहाँ पर भी हम जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ करंट भी जा रहा है। याद रखें कि जो हमने करंट डायरेक्शन ली अपनी मर्जी से ली है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर भी प्लस। फिर मिला R4 में भी हम देख रहे हैं कि करंट और हमारी डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्लस आया। फिर लास्ट में हमें मिला ये सोर्स ऑफ EMF, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सामने पड़ता है, तो हम लिखेंगे प्लस E2, और क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर पहुँच गए, तो हमारा लूप पूरा हो गया। और अब हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई कुल नेट सम जो है वो ज़ीरो है, जितना लेके चले थे सब गवा दिया और अंत में सब हो गया ज़ीरो। सो ये हमारे लूप लॉ की इक्वेशन हुई। इसी तरीके से अगर हम करंट की डायरेक्शन को कुछ और ले लेते हैं, मान लो इस वाले सर्किट में पिछले वाले सर्किट की तरह हमने इसकी करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट ले ली है, इस तरीके से ले ली है, और करंट आई फ्लो कर रहा है पहले की तरह, लेकिन हम जा अभी भी उसी तरफ रहे हैं, अभी भी हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे करंट की डायरेक्शन हमारे रास्ते से अलग है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले मिलेगा रेजिस्टेंस R1, उसकी वोल्टेज ड्रॉप हुई IR1। अब की बार हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इस तरफ, और करंट हमने जो लिया है, हम यहाँ देख रहे हैं करंट जो हमने लिया वो इस तरफ लिया है, तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर आई हमारे पास फिर से जैसे बैटरी आई थी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया, तो यहाँ पर भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए माइनस लिखेंगे। बैटरी को देखते समय हम साइन नहीं देखेंगे, हम लोग बैटरी मतलब करंट की डायरेक्शन नहीं देखेंगे, हम लोग जो टर्मिनल हमें सामने दिखाई देता है वही लेंगे। फिर आगे चल करके मिला R2 रेजिस्टेंस, R2 में करंट जा रहा है ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, तो माइनस में होना चाहिए। फिर R3 के अंदर हम देख रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप IR3 होगी, और अब भी हम करंट के अपोजिट हैं इसलिए नेगेटिव में। फिर मिला R4, उसकी वोल्टेज भी IR4 हुई, यहाँ पर भी हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव। और लास्ट में हमें मिला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ चलते हुए, तो हम लिखेंगे E2 और पॉजिटिव साइन। अब जैसे पहले हमने किया था, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो हमारा लूप हुआ पूरा, तो फिर से इसका सम होगा 0। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से लूप लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक लूप है, हमने सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिखी, क्योंकि करंट आई फ्लो कर रहा है और इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो पहले इसकी वोल्टेज लिखी IR1, बैटरी का EMF E2, इसकी वोल्टेज IR2, इसकी वोल्टेज IR3 और EMF E1। तो हम सब की वोल्टेज अलग अलग लिख लेते हैं। हमने IR1 की वोल्टेज यानी R1 के अक्रॉस वोल्टेज लिख ली, सोर्स ऑफ EMF निकाल लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, EMF लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। अब हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो IR1 जो होगा यहाँ से स्टार्ट करते हुए IR1 पॉजिटिव हुआ। फिर बैटरी हमें मिली E2, इसका नेगेटिव टर्मिनल सामने आया इसलिए नेगेटिव। IR2 मिला, यहाँ पर हम करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर फिर से पॉजिटिव। फिर IR3, और बैटरी का इस तरफ चलते हुए बैटरी का टर्मिनल जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव टर्मिनल मिला, इसीलिए -E1 हो गया। और फिर इसी तरीके से IR3, और करंट की डायरेक्शन में हम लोग इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा। और फिर से जैसे हमने पहले किया था, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी लेके चल रहे थे सारी रास्ते में गवा दी पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में, और अंत में हमें मिला 0। तो ये था किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसी को यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।